नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सी एस योगेश वर्मा। दोस्तों, GSTR 9 आज हम यहाँ पर देखेंगे कि GSTR 9 क्या होती है और किसको इसको फ़ाइल करना कंपलसरी होता है। वैसे तो GSTR 9 सबको ही फ़ाइल करनी चाहिए, क्योंकि अपनी जो भी साल भर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी एक समराइज रिपोर्ट है वो जनरेट होती है GSTR 9 में। और जो भी अपन नेक्स्ट ईयर में अपना जो इनपुट करंट ईयर का रह जाता है वो भी अपन क्लेम करते हैं, तो वो भी अपन अपनी GSTR 9 के अंदर शो करते हैं। ठीक है। वैसे गवर्नमेंट ने जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है उनको ये छूट दे रखी है कि वो अपनी मर्ज़ी से GSTR 9 भर भी सकते हैं और नहीं भर भी सकते, लेकिन जिनका टर्नओवर 2 करोड़ के अबाउ है उनको GSTR 9 भरना कंपलसरी है। ठीक है। तो अपन देखेंगे कि GSTR 9 कौन कौन भरेगा यहाँ पर, और जो GSTR 9 है वो कैसे फिल होगी। सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए सर्विसेज के ऊपर, सर्विसेज में रिटर्न्स, और यहाँ पे एनुअल रिटर्न्स का जो ऑप्शन है उसको प्रेस करिए। यहाँ पर आपको दिखेगा जो फाइनेंशियल ईयर है आपका वो आपको सेलेक्ट करना है। करंट में जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 इसकी एनुअल रिटर्न जानी है, तो अपन इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपका जो भी टर्नओवर है वो यहाँ पर अपन डिक्लेयर वगैरह करेंगे। ठीक है। GSTR 9 की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपने इसको फाइल कर दिया तो आप इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो आपको प्रॉपर तरीके से इसको GSTR 9 को फिल करना है। ठीक है। आप इसे ऑफलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं और ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो अपन क्या है इसको ऑनलाइन प्रिपेयर करना सीखेंगे। यहाँ पर यहाँ पूछ रहा है डू यू वांट टू फाइल ए नील रिटर्न। अगर आपका जो फाइनेंशियल 22-23 में कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं हुआ है तो आप इसको नील भी फाइल कर सकते हैं, और अगर आपका ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको नो करिए ऑप्शन को और आगे बढ़ जाइए। जब आप GSTR 9 को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि GSTR 9 की एक समरी जो आप रिटर्न वगैरह भरते हो GSTR 1 और GSTR 3 भी, तो उसकी एक समरी यहाँ पर तैयार हो जाती है, तो आप उसकी समरी को भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा GSTR 1 जो GSTR 1 है यहाँ पर, उसमें आप देख सकते हैं कि आपने जो 22-23 फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर जो भी GSTR 1 के अंदर आपने जो डेटा डिक्लेयर किया है उसका एक समरी रूप यहाँ पे आ जाता है GSTR 1 में। पूरी साल की GSTR 1 है उसका डेटा यहाँ पर फिल हो जाता है। वैसे ही GSTR 3 भी है। यहाँ पर जो भी इनपुट आपने क्लेम की हो, जो भी आपने पेमेंट वगैरह यहाँ पे किया हो, जो भी आपने RCM पे किया हो, उसकी समरी यहाँ पर आ जाती है। और टेबल 8A के अंदर क्या आती है, टेबल 8A के अंदर अपनी जो परचेज होती है, जिन भी रजिस्टर्ड पार्टी से अपन परचेज करते हैं उनके इनवॉइस वाइज समरी यहाँ पर हो जाती है, यहाँ डिक्लेयर होती है। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि किसका इनपुट आया है और किसका नहीं आया। अब हम टेबल वाइज देखेंगे कि कौन सी टेबल होती है और उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स जाती है। तो सबसे पहले जो टेबल होती है वो टेबल नंबर 4 होती है यहाँ पर, जिसके अंदर आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई है, कोई RCM वगैरह आपने पेमेंट किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे जाएगी। कोई डेबिट या क्रेडिट नोट आपने इशू किया है तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल होती है। ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाती है, आपको बस वेरीफाई करना होता है कि ये जो डेटा उठा रहा है वो करेक्ट उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है उसमें ये है B2C। आपने जो भी B2C की सप्लाई करी होगी वो यहाँ पे आ जाता है, जिसका आपने टैक्स पेमेंट किया हो। ये आपको अपनी जो GSTR 1 और 3 भी है उससे आपको मैच करते हुए इसको चलना है। सेकेंड में है B2B, जो आपने B2B को सप्लाई किया होगा, जिसके GST नंबर वगैरह है और जो GST में एक्टिव है, तो जो भी आपने जो रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, उसका टैक्स का यहाँ आ जाएगा। फिर थर्ड है कि आपने अगर जीरो रेटेड एक्सपोर्ट वगैरह किया है और विथ पेमेंट ऑफ टैक्स किया है, तो विथ पेमेंट ऑफ टैक्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आता है। अगर आपने कोई एक्सपोर्ट वगैरह किया हो या सेज को सप्लाई किया हो, अगर आपने नील रेट किया है तो आपकी जो टेबल नंबर 5 है वहाँ पे ऑटोमेटिक वो डिटेल्स वहाँ पे शो करेगी। ठीक है।
सप्लाइज टू सेज ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, सेज को आपने अगर पेमेंट के साथ किया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। डीम्ड एक्सपोर्ट अगर आपका कोई है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अगर आपने कोई एडवांस है, एडवांस के ऊपर आपने कोई टैक्स वगैरह का पेमेंट किया है, वैसे गुड्स के केस के अंदर अपना जो एडवांस अपन जो रिसीव करते हैं उसके लिए कोई भी एडवांस की अपनी लायबिलिटी नहीं बनती। लेकिन अगर सर्विस अपन इंडस्ट्री सर्विस की इंडस्ट्री है और कस्टमर से अपन ने एडवांस पेमेंट रिसीव किया है तो अपन को अपनी यहाँ पर दिखाना पड़ता है GSTR 1 के अंदर भी, और उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, तो वो समरी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। और अगर आपने कोई RCM वगैरह पे किया हो, GTA की सर्विस लिया या कोई लीगल सर्विस ली हो, तो आपका जो लायबिलिटी है वो यहाँ पर शो करती है, ठीक है। वो आप अपनी 3B से वेरीफाई इसको ज़रूर करिएगा। अगला जो कॉलम है वो है क्रेडिट नोट, जो आपने इशू वगैरह किए हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे शो होगी। डेबिट नोट वगैरह आपने जो इशू किए हैं उनकी डिटेल यहाँ पर शो होगी। अगर आपने कुछ अमेंडमेंट वगैरह किया हो आपकी GSTR 1 के अंदर कि आपकी कोई सप्लाई है वो उन इनवॉइस में कुछ आपने अमेंड वगैरह किया हो तो वो भी यहाँ पे शो करने लग जाएगा आपको, ठीक है। उसको भी आप अपना वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर जो आपका विथ इंक्लूडिंग RCM जो टर्नओवर होगा, जिसके अंदर RCM का पार्ट भी इंक्लूड होता है, तो वो टोटल यहाँ पर शो करता है, ठीक है। आपके P&L में जो आपके ट्रांसपोर्ट है वो आपका खर्चे का पार्ट होता है, और जो अपनी जो नेट सेल्स की लायबिलिटी होती है, जो नेट सेल्स होता है अपना, तो वही आपका जो P&L है उसका पार्ट बनता है। तो आपका जो टर्नओवर है वो टेबल नंबर 4 के N से मैच नहीं खाएगा, क्योंकि इसमें जो RCM की वैल्यू होती है वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड होती है, ठीक है। जो आपका टर्नओवर है एज पर P&L वो टेबल नंबर 5 है, उससे आपका मैच खाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो जो RCM की वैल्यू है उसको कंसीडर नहीं करता। तो जो आपका P&L से जो भी डिफरेंस आएगा वो इस वजह से आएगा क्योंकि यहाँ पर RCM की वैल्यू भी इंक्लूडेड होती है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई घबराने की बात इसके अंदर नहीं है। ये अपनी टेबल नंबर 4 हो गई, ठीक है। इसको सेव अपन कर देंगे यहाँ पर। जो नेक्स्ट टेबल है वो टेबल नंबर 5 है हमारी यहाँ पर। इसके अंदर आपने अगर कोई नील रेटेड या एग्जेम्प्ट सप्लाई वगैरह की हो तो यहाँ पर आती है कि मान लो आपने कोई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स की कोई सप्लाई वगैरह यहाँ पर करी हो तो यहाँ पर वो शो करेगी। आपने अगर एक्सपोर्ट किया हो तो यहाँ पर आएगा। अगर आपने सेज को सप्लाई किया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स उसको अपन यहाँ करेंगे। एग्जेम्प्टेड कोई गुड्स है जैसे ब्रेड वगैरह हो गया या मिल्क वगैरह हो गया या नील रेटेड कोई सप्लाई है वो तो यहाँ शो करेगी आपको। आपकी नॉन GST होती है जैसे अल्कोहल वगैरह है उसकी आपने उसकी सप्लाई वगैरह आप करते हो और आपने GST में रजिस्टर्ड हो रखे हो तो उसकी जो सप्लाई है वो यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। इन सब का टोटल यहाँ पे शो करता है। फिर आपने अगर कोई अमेंडमेंट वगैरह इनमें किया हो या डेबिट नोट वगैरह इशू किया हो तो वो यहाँ पे शो करेगा। क्रेडिट नोट अगर आपने इशू किया हो इनके रिगार्डिंग डेबिट नोट इशू किया हो या कुछ अमेंडमेंट वगैरह आपने फाइल किए तो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब जो ये टेबल नंबर 5 का N है वहाँ पर टर्नओवर आपका पूरा शो करता है, ठीक है। इसके अंदर RCM की वैल्यू शो नहीं करती और ये आपके P&L के जो क्रेडिट साइड है सेल्स का उससे आपका पूरा मैच खाएगा ये, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसके अंदर कोई RCM वगैरह की कोई वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होती है। इसको सेव करके अपन आगे बढ़ जाएंगे। थर्ड जो टेबल नंबर 6 है इसके अंदर जो अपनी इनपुट्स वगैरह होती है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आती है कि अपन ने जो अपनी 3B है उसके अंदर कितना इनपुट क्लेम किया था वो यहाँ पे शो करता है। अपने पूरे साल में यहाँ पर जो इनपुट क्लेम करा था वो इतना है, ठीक है। अपना IGST का 36,000 है, CGST का 1,25,000 है, SGST का 1,25,000 है। तो फिर अपन को इन इनपुट्स को क्या है कि इनको बाइफिकेट करना पड़ता है कि ये इनपुट गुड्स है या इनपुट सर्विस है या कैपिटल गुड्स है, ठीक है। तो अपना इसके अंदर क्या है पूरा का पूरा है जो इनपुट्स का पार्ट है, अपना कोई भी गुड्स का नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर अपन फिल कर देते हैं डेटा।
आपको पूरा वेरिफिकेट करना है आपका कि आपका जो इनपुट है वो कौन सा है। कैपिटल गुड्स का कोई इनपुट है वो आपको फिल करना है यहाँ पर। फिर अगर आपने कुछ कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी से कोई गुड्स वगैरह लिया हो और जिसके ऊपर कोई आरसीएम वगैरह हो, तो उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। और अगर कोई रजिस्टर्ड पार्टी है उससे आपने कोई ऐसी सर्विसेज ली है जिसके ऊपर आरसीएम वगैरह है, जैसे मान लीजिए कोई जीटी की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है और वो जीएसटी के अंदर भी रजिस्टर्ड है, तो आपको यहाँ पर जीएसटी में जो रजिस्टर्ड है उसका यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कि हमने इसके ऊपर इतना आरसीएम पेमेंट किया था और उसको अपन ने यहाँ पर क्लेम किया था। जीटी की सर्विस है वो बेसिकली यहाँ पे आएगी इनपुट सर्विस के अंदर। अगर आपने कोई रजिस्टर्ड पार्टी से आपने कोई लिया, अगर अनरजिस्टर्ड से लिया होगा तो यहाँ पे इनपुट सर्विस है वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो टोटल है वो यहाँ पे शो करने लग जाएगा B2H का, और कोई डिफरेंस अगर आपका होगा तो यहाँ पे शो करने लग जाएगा। इसको सेव करके कंटिन्यू कर दीजिएगा आगे। फिर जो टेबल नंबर 7 है उसके अंदर अगर आपने कोई रिवर्सल वगैरह किया हो तो इसकी डिटेल्स आती है एज पर रूल 37, एज पर रूल 39। रूल 37 में कौन सा आता है रिवर्सल, जो अगर आपने अगर 180 डेज़ में अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं करा होता है तो उसके रिगार्डिंग आपने जो भी इनपुट क्लेम की है उसके बिलों की, तो उसका आपको इनपुट वापस रिवर्स करना होता है। तो वो रूल 37 में कौन सा है, 180 डेज़ वाला रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। 39 आईएसडी के केस में एप्लीकेबल होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में। और रूल 42 है अगर आपने एग्जेम्प्टेड रिलेटेड अगर कोई सप्लाई की है तो उसके रिगार्डिंग आपने कोई इनपुट वगैरह क्लेम किया हो तो उतना प्रोपोर्शनेट बेसिस आपको आईटी से अपना रिवर्स करना होता है। और रूल 43 है कैपिटल गुड्स, अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स है उस पर इनपुट क्लेम किया हो और आपने उसको अगर फाइनेंशियल ईयर में वापस सेल आउट कर दिया हो तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपका इनपुट बचा होगा उसको आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। और एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक क्रेडिट वगैरह होती है, अगर आपने गलती से उनकी क्रेडिट ले लिए तो वो आपको यहाँ पर वापस रिवर्स करनी होती है। ट्रान 1 ट्रान 2 का अभी कोई एप्लीकेबल नहीं है, ये पहले चलता था, तो अब आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं। अगर अदर कोई रिवर्सल आपने किया है 3B के टाइम तो उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको शो करनी है, ठीक है दोस्त। इसको सेव करके आगे बढ़ जाइए यहाँ पर। अब जो टेबल नंबर 8 है उसके अंदर आपको अपनी जो परचेज आपने करी होगी पूरे साल में वो आपको यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। और आपने अगर कोई एक्स्ट्रा इनपुट वगैरह कोई क्लेम किया होगा तो वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। अब इन्होंने क्या 22-23 में कोई एक्स्ट्रा इनपुट शो क्लेम किया है जो इनके 2A में शो नहीं हो रहा है। तो ये हो सकता है कि जो अपना जो लास्ट ईयर हो तो उसका जो इनपुट है उन्होंने करंट ईयर में क्लेम किया हो, तो जो करंट ईयर में उन्होंने क्लेम किया होगा उसकी डिटेल्स अपन ने जो लास्ट ईयर की 9 है उसके अंदर फिल कर दी होगा कि हमने जो नेक्स्ट ईयर था उसमें हमने क्लेम किया इतना इनपुट, तो उस वजह से ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पे शो करता है। अगर मान लीजिए कुछ इनपुट ऐसी है जो अपन ने 22-23 के अंदर अपने 2A में शो नहीं हो रही थी, लेकिन वो 23-24 फाइनेंशियल ईयर के अंदर शो हो रही है और अपन ने वहाँ पर क्लेम किया है, तो उसकी जो डिटेल्स है वो अपन यहाँ पर क्लेम करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ITC ऑन इनवार्ड सप्लाई रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी अपन ने रिसीव तो 22-23 में किया है लेकिन इसको अवेल कब किया है, 23-24 में। क्यों? क्योंकि उसे उस समय 2A या 2B में शो नहीं कर रहा था, तो उसकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर अपन फिल करेंगे। इसको सेव कर देंगे यहाँ पर। टेबल 9 में क्या होता है, टेबल 9 के अंदर अपना जो पेमेंट्स वगैरह अपन ने किया है 3B के टाइम
उसकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे होती है। तो ये ऑटो फिल आता है, तो आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप अपने GST या 3B से इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 है, इसके अंदर क्या होती है, क्या क्या डिटेल्स जाती है इसके अंदर, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होती है। टेबल नंबर 10 है वो क्या कहती है, सप्लाई टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट। अगर आपने 23-24 में कोई सप्लाई ऐसी डिक्लेयर करी है, कोई अमेंडमेंट वगैरह आपने लगाया है, तो उसकी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे शो करनी होती है, जिससे क्या है कि आपकी जो बुक्स का टर्नओवर है और GSTR 9 का जो आपका टर्नओवर है वो पूरा मैच खाएगा इससे। अगर आपने कोई सप्लाई को रिड्यूस वगैरह किया, कुछ अमेंडमेंट लगा के कोई बिल एक्स्ट्रा वैल्यू से चला गया हो और उसको आपने कम किया हो, तो उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर जाएगी। फिर टेबल नंबर 12 है, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी ऐसी है, रिवर्सल ऑफ ITC अवेल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, या इसकी जो ये जो लैंग्वेज है उसके ऊपर ऐसा आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि रिवर्सल ऑफ ITC अवेल्ड ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आपने 22-23 ईयर में कोई ऐसा रिवर्स किया है, आपने 22-23 ईयर के अंदर जो आपने कोई इनपुट एक्स्ट्रा क्लेम किया हो और उसका आपने कोई रिवर्सल 23-24 के अंदर किया हो, तो वो यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर यानी 22-23 के अंदर आपने कोई ज़्यादा इनपुट ले लिया और उसका रिवर्सल आपने 23-24 में किया हो, तो उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आएगी। और 13 नंबर टेबल क्या कहती है, ITC अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इसके लिए जो 22-23 के लिए हुआ वो कौन सा हुआ, यानी 22-23 जो अपना ईयर चल रहा है उसके अंदर कोई इनपुट थी जो 2B में नहीं शो होगी, वो आपने 23-24 में क्लेम किया होगा। अगर 23-24 में अगर आपने वो क्लेम किया है तो वो यहाँ पर आएगा। यानी जिस ईयर की अपन रिटर्न लगा रहे हैं उसके नेक्स्ट ईयर में अगर अपन ने पिछले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड कोई भी इनपुट क्लेम की है तो वो यहाँ पर आएगी, ठीक है दोस्तों। इसको अगर कोई डिटेल वगैरह हो तो अपन को यहाँ पर शो करनी है, इसको सेव करके आगे बढ़ जाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, टेबल नंबर 10 to 12, इसको आप ध्यान से करिएगा। फिर टेबल नंबर जो 14 है उसके अंदर अगर आपकी कोई लायबिलिटी वगैरह जनरेट होती है कि अगर आपने कोई टैक्स का पेमेंट कम किया हो, तो यहाँ पर आप डिक्लेयर करके पेबल करके पेड भी कर सकते हैं। जो DRC 03 के आपका जो जनरेट होगा उसका पेमेंट करके आप जो आपके नोटिस आने से पहले अगर आप कर दोगे तो आपकी जो पेनल्टी वगैरह है वो कुछ भी नहीं लगी, बस आपको इंटरेस्ट का पेमेंट यहाँ पर करना होगा। टेबल नंबर 15 है, कोई डिमांड और रिफ़ंड से रिलेटेड अगर आपने कोई रिफ़ंड क्लेम किया हो, चाहे एक्सपोर्ट के केस में या इन्वर्टेड ड्यूटी के केस में हो, सेज को आप सप्लाई करते हो, तो अगर उसके रिगार्डिंग आपने कोई रिफ़ंड वगैरह क्लेम किया हो, तो टोटल रिफ़ंड जो आपने क्लेम किया हो, जो आपका सेंक्शन हुआ हो या रिजेक्ट हुआ हो या पेंडिंग वगैरह हो, तो इसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आएगी, ठीक है दोस्तों। फिर जो अपना पार्ट है सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन, अगर वो है, अगर आपका जो कंपोजिशन से आपने अगर कोई सप्लाई वगैरह रिसीव करी हो तो जो उसकी डिटेल्स है वो यहाँ पर शो होगी, ठीक है। कोई गुड्स आपने अप्रूवल बेसिस पर भेजा है उसकी डिटेल्स है तो वो भी यहाँ पर शो होगी। फिर जो इम्पोर्टेंट टेबल होती है वो 17 अपनी जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसके अंदर अपनी जो आउटवर्ड सप्लाई होती है उसकी यहाँ पे डिटेल्स जाएगी, यानी HSN जो अपना है उसकी डिटेल यहाँ पर जाएगी। तो आपकी जो HSN वाइज समरी है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, जो भी आपका गुड्स का पार्ट हो। अपना जो मेन जो है वो है अपना केक का और पेस्ट्री का, तो जो अपनी यहाँ पर डिटेल जाएगी वो 1905 से जाएगी। तो इसको अपन सेलेक्ट करके अपन यहाँ पर क्वांटिटी वगैरह यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अपन को यहाँ पर अपनी पहले वैल्यू लेनी पड़ेगी और करेक्ट उसका, यानी इसके अंदर जीरो थोड़ा सा भी ये डिफरेंस होगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। 1 पैसे का भी डिफरेंस यहाँ पर ये जो है सेलेक्ट नहीं करता है।
आपका पूरा एग्जैक्ट आपको अपना जो वैल्यू है वो यहाँ पर देनी होती है। ठीक है दोस्तों। अपने यहाँ पर एग्जेम्प्ट सेल भी है और टैक्सेबल भी सेल है अपनी। तो अपन जो एग्जेम्प्ट सेल होती है उसका जो टैक्स है वो तो नील होता है। अपन यहाँ पर टेबल जो अपनी टेबल नंबर 17 है उसके अंदर ये फीड करेंगे। इसको से ऐड कर देंगे यहाँ पर, और ये ऐड हो गया है। और अपना जो नील रेटेड है वो भी यहाँ पर सेव कर देते हैं। आठ लाख 5,000। इसको सेव कर दीजिए आपने। जब आपकी ये जो टेबल है 14 ये यहाँ पर आप डेटा अपना फिल कर हो जाएगा आपका, तो जो 18 वाली टेबल है इनवर्ट सप्लाई यानी परचेज़ के रिगार्डिंग जो भी आपकी इनपुट है उसके एचएसएन को, तो आपको यहाँ पर अभी डालना कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप अपने यहाँ पर कंप्यूट लाइबिलिटी कर दीजिएगा। और ये आपकी जो 9 है वो यहाँ पर प्रिपेयर हो गई है। बस आपको अब सिंपल OTP अपना लेकर इसको सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।